Hello, dear friends. Today I am going to teach you literary terms. So please don't forget to like, share, and subscribe my channel. And these literary terms I have already told you are most important for TGT and PGT exam. So first of all, I am going to explain what is rhythm. यानी मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिदम और राइम में क्या डिफरेंट होता है। तो वो आपको हम क्लियर करने जा रहे हैं। रिदम का मतलब होता है लय या ताल। रिदम मीन्स क्या है? कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ reoccurrences of stressed and unstressed syllables at equal intervals as well as selection of words of suitable sound within the lines of a verse। यानी इसका मतलब ये है, कोई भी कविता की पोइम की लाइन्स हैं उसमें यदि वो एक लय साउंड सीधी आ रही है, उसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस का एक मेल सही है सिलेबल का, जहाँ आपको बताया होगा मैंने लॉन्ग साउंड और एक स्लो साउंड होती है, उनका एक पेयर होता है जिससे आपका एक आयम्बिक आयम्स बनता है, या हम कह सकते हैं उसे आयम्बिक पेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से ये इक्वल इंटरवल होता है, उसमें एक डिफरेंस रखा जाता है उसमें। तो वो एक ताल जो होता है, एक लय होती है, उसी को रिदम कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल में हम यहाँ शो कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज़ इन द ब्लेज दो। अब देखिए इसमें हुज वुड्स, तो हुज वुड्स एकदम लास्ट में एंडिंग पार्ट जो है दोनों शब्दों का कैसे हो रहा है, मतलब एक साउंड जा रही है, हुज वुड्स दीज। तीनों शब्दों में देखिए, आप ध्यान से देखिए किस तरह से उनकी एक लय बना हुआ है, एक रिदम बनी हुई है। आई थिंक आई नो, आई रिपीट हो रहा है, देखिए आई थिंक आई नो हिज हाउस। अब तो हिज और हाउस दोनों वर्ड में देखिए एच स्टार्टिंग है। हिज हाउस मतलब किस तरह ये रिदम बनाया है यहाँ इस पोएम में। इज़ इन द ब्लेज दो, इज़ और इनका कैसे यहाँ पेयर बना हुआ है, इज़ इन द विलेज दो। तो इसमें आपको मोस्टली हुज वुड्स दीज और हिज हाउस ये और आई ये दोनों देखना, तीनों ये शब्द दिए गए हैं, इनका कैसा रिदम बनाया गया है, तो ये पोएम में आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही फेवरेट पोएम रही है जो उस समय इसमें ये 12th क्लास की यूपी बोर्ड में भी ये पोएम दी हुई है। तो मोस्टली आप इनको जानते होंगे, जो इसमें पीएम जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी फेवरेट पोएम है ये। तो इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट होता है राइम। राइम्स क्या है? राइम्स आर द वर्ड्स यूजुअली प्लेस्ड, राइम्स आर द वर्ड्स यूजुअली प्लेस्ड इन द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द वर्स रिपीट its final sound under some systematic arrangements। This arrangement of rhymes is called rhyme scheme। तो बहुत अच्छे पॉइंट दिया हुआ है यहाँ। राइम का मतलब होता है एक तुकांत, तुक मिलना एक तरह से। जैसे हिंदी में पोएम बनाते हैं तो जब तक मेल नहीं खाता है लास्ट की शब्दों का, तब तक वो हिंदी की लाइनें आपकी हिंदी की पोएम नहीं बन पाती है। ऐसे ही यहाँ होता है। तो एक सिंपल सी बात बताया आपको, आप सभी ज़्यादातर इसको जानते होंगे राइम को, कि कहते हैं राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड क्या है इसकी। आप फाइंड आउट, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा। तो उसमें मोस्टली बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से फर्स्ट का मोस्टली थर्ड लाइन में मिल जाता है ये, और सेकंड का फोर्थ लाइन में मिल जाता है लास्ट के वर्ड में। जैसे यहाँ दिया द वे अ क्रो, द वे अ क्रो shock down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, उससे ली गई ये लाइन है 4। तो लास्ट में क्रो वर्ड दिया है, क्रो का मैच स्नो से खा रहा है राइम स्कीम में, और मी का ट्री से। तो ये चारों आपके जो बर्ड पेयर में दोनों बर्ड दिए हैं, क्रो का स्नो से मैच खा रहा है, मी का ट्री से, यही कहलाते हैं राइमिंग बर्ड्स। यही है आपकी राइमिंग स्कीम, जिसमें एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, तभी वो पोएम कंप्लीट हो पाती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक रिदम
और राइम में कितना डिफरेंट होता है। बात आती है आगे अगले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप शायद ही वाकिफ़ हों, तो वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे फेबल दिया हुआ है, तो ये भी एक तरह की स्टोरी होती है। और फेबल का स्पेशली वर्ड कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, तो अ स्टोरी इन विच एनिमल animals words and insects appear and talk and behave like human beings, तो उसे हम कहेंगे फेबल। जो जानवरों से, पक्षियों से, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड कोई भी बात होती है कहीं किसी कहानी को लेके, तो आप समझ लीजिए एक ह्यूमन की तरह का बिहेव और उनकी कहानी बताई जाती है, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, फेबल कहलाता है। ऐसे आप मान लीजिए इसमें जॉर्ज ऑरवेल्स की कहानी है एनिमल फार्म, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या आपका फेबल कहलाएगी। तो इसमें और भी तमाम ऐसे फेबल्स लिखे गए हैं जो इसी तमाम एनिमल्स के ऊपर स्टोरियाँ लिखी गई हैं, तो ये फेबल का मीन्स हुआ। तो फेबल आप समझ रहे होंगे फेबल का मतलब क्या हुआ है कि जब एनिमल्स और बर्ड्स और इनसे और इंसेक्ट्स रिलेटेड कोई भी कहानी लिखी जाती है तो वो आपकी आपको कहलाएगा फेबल। जैसे आपकी 12th क्लास की बोर्ड में है अ फेलो ट्रैवलर, जो एक मॉस्किटो को लेके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको लिखा गया है, तो वो भी आपकी एक फेबल के रूप में है। नेक्स्ट है आपका फार्स। फार्स को क्या बोलते हैं, जैसे हंसी मजाक के लिए दिया। फार्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी बेस्ड ऑन स्टुपिडिटी एंड सिंप्लिसिटी, बहुत ही एक हंसी का इफ़ेक्ट डालना, प्रभाव डालना, एक कहते हैं स्टुपिडिटी, एक इस तरह की एक्टिविटी करना जो कि उसको देख के तुरंत आपको हंसी आ जाए। फॉर एग्जांपल सम रॉबर्स मिस्टेकनली एंटर इनटू पुलिस स्टेशन टू हाइड, यानी कुछ जो लुटेरे थे, चोर थे, वो बाई मिस्टेक एक तरह से पुलिस से छिपने के लिए ही अंधेरे में जाके क्या है वो पुलिस स्टेशन में किसी में घुस जाते हैं। तो एक हंसी वाली बात थी वहाँ कि जानबूझ के जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे उसी में वो प्रवेश कर गए, तो यहाँ क्या होगा, वो फार्स वाली बात आ जाती है। फॉयल, फॉयल एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये जो अक्सर लिटरेरी टर्म्स में देखने को मिलता है। तो फॉयल का मीन्स आपको आप देख रहे होंगे यहाँ कि किस फॉयल का पेज चेंज कर रहा हूँ मैं आपको, ये आ गया देखिए फॉयल। इसमें क्या होता है, अ करेक्टर विद बिहेवियर एंड और वैल्यूज़ दैट contrast those of another character in order to highlight the distinctive temperament of that character। यानी फॉल का मीन्स यहाँ पर है कि कोई भी करेक्टर है उसके अगेंस्ट है, कॉन्टेस्ट है, उसके जस्ट ब्रो मतलब उसके अगेंस्ट उसके अंदर क्वालिटी दूसरी है, उसमें कुछ है तो उस दूसरे में दूसरी क्वालिटी है, तो वो आपका जस्ट बिल्कुल डिफरेंट जब उसमें क्वालिटी में थी दूसरे करेक्टर में, तो वो आपका फॉयल कहलाएगा। जैसे हैमलेट आपको मैंने एग्जांपल दिया है, हैमलेट आपको दिख रहा हुआ ये, तो हैमलेट में एक लैरिट्स है जो सन ऑफ पोलोनियस था, चंबरलैंड का जो वहाँ का वो था ऑनर, और एक दूसरा हम दिया फोर्टिन ब्रास। तो फोर्टिन ब्रास क्या है, ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क था ये। तो ये लैरिट्स और फोर्टिन ब्रास ये दोनों ही इक्वल क्वालिटी रखते हैं, जबकि हैमलेट में ऐसी क्वालिटी नहीं थी। हैमलेट थोड़ा ऐसा है कि वो अपने फादर का रिवेंज नहीं ले पाता है, वो इमेजिन कर रहा है, एक प्ले खेलता है, उनके माध्यम से उनको अपने अंकल को समझाने की कोशिश करता है क्या हुआ था, उसको रिमाइंड कराता है किस तरह से उसके अंकल ने उसके डैड को मारा था। तो यहाँ लैरिट्स और फोर्टिन ब्रास ये क्या है, ये दूसरे अपनी मेंटालिटी रखते हैं, ये अपने एवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं फादर की मृत्यु का, अपने उनकी जो उनके साथ जो हुआ। तो दोनों में है, दोनों करेक्टर हैमलेट से डिफरेंट हैं, तो वहाँ ये फॉयल कहलाएगा। और दूसरा फॉयल का ये जो होता है यूज होता है सब प्लॉट के लिए, कोई प्लॉट होता है उसके जब सब डिवाइड किए जाते हैं, पार्ट किए जाते हैं, तो वो उसके लिए भी फॉयल का यूज़ होता है दोनों रूपों में। अब है जेनर। तो जेनर क्या है, देखिए जेनर
अ जेनर इज़ अ डिवीजन और टाइप ऑफ लिटरेचर। इस ये क्या है कि लिटरेचर का डिवीजन है जिसको डिवाइड किया गया है। तो लिटरेचर इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर जेनर। तो लिटरेचर को स्पेशली तीन जेनर में डिवाइड किया गया है, पहला पोइट्री, दूसरा प्रोज, तीसरा ड्रामा। तो ईच मेजर जेनर इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू लेजर जनरल्स एज फॉलो। तो प्रत्येक को अलग अलग अपने अपने छोटे छोटे हिस्से उसके बनाए गए हैं। जैसे पोइट्री है, तो पोइट्री में लिरिक पोइट्री होता है, ड्रामेटिक पोइट्री होता है, नैरेटिव पोइट्री होती है, एपिक पोइट्री होती है। तो पोइट्री में कई प्रकार को देखने मिलता है। आगे आता है प्रोज। तो प्रोज में क्या देखिए, फिक्सन, नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज में आती हैं फिक्सन में। नॉन फिक्सन में बायोग्राफी और ऑटोग्राफी आती है। इसी के साथ लेटर्स, एस्से एंड रिपोर्ट्स प्रोज पार्ट में आ जाते हैं। अब बात आती है ड्रामा की। तो ड्रामा में क्या, सीरियस ड्रामा एंड ट्रेजेडी ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा, कॉमिक ड्रामा, मेलोड्रामा, फार्स, ये उसी के हिस्से हैं ड्रामा के। ठीक, तो पोइट्री, प्रोज और ड्रामा हो गया। अब ये तीन पार्ट को हमने बता भी दिया डिटेल में थोड़ा थोड़ा। अब आती है मिथ की। मिथ का मतलब क्या, अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी स्टोरीज विच वर वंस बिलीव्ड टू बी ट्रू बाई अ पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप। यानी कोई पर्टिकुलर कल्चर ग्रुप है, उनके द्वारा एक एक आनुवंशिक तरीके से मान लीजिए एक हेरिडिटरी बोलते हैं, जो वंशानुक्रम चली आ रही है सिस्टम में, तो उन कहानियों में थोड़ा बिलीव कर लेते हैं, उसे मिथ कहते हैं, उसे कहते हैं पुराण। जैसे कहते हैं वेद पुराण का नाम लेते हैं, तो मिथ का मतलब पुराण के लिए होता है, ओल्ड एनिशेंट बुक होती है हमारी। अब है प्लेजियरिज्म या प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो प्लेगियरिज्म क्या है, टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग्स एज वंस ऑन। किसी के विचार, किसी के लिखे हुए लेख, उसकी जब कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी कर लेता है, उसे कहते हैं प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म, ठीक है। आगे सिडोनिम। सिडोनिम क्या होता है, पी साइलेंट है इसमें। तो फिक्सियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय ऑथर। तो सिडोनिम का मतलब होता है कि जब काल्पनिक नाम किसी व्यक्ति को रखा जाता है, मान लो किसी राइटर ने स्टार्टिंग में कोई वर्क किया और वो उस समय हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो किसी राइटर का, किसी जो एक पहले से ऑलरेडी पॉपुलर, उसका सहारा लेता है, तो उसके नाम से वो कविताएं, पोएम, नोवेल, जो भी चीज़ें लिखता है, और फिर वो हमारे धीमे धीमे उसमें अपने नाम से फिर वो शुरू कर देता है। तो इस तरह आपका क्या जाएगा, सिडोनिम, ठीक है। तो एक फिक्सियल, एक काल्पनिक नाम को कहा जाता है इसे, ठीक है। आगे देखिए, फ्री वर्स बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। फ्री वर्स, फ्री वर्स क्या होता है, इसको वर्स लिवरे बोलते हैं, लिवरा बोलते हैं। इट इज़ अनराइम्ड होती है। सबसे पहले इसमें राइमिंग स्कीम गड़बड़ाई होती है, राइम स्कीम होती नहीं है। और द लाइन्स आर अनईक्वल इन लेंथ, और लाइनें ज़्यादातर अनईक्वल होती हैं, कभी छोटी लाइन कभी बड़ी लाइन, और अनराइम्ड होती हैं। तो टी एस इलियट ने लिखा है वेस्टलैंड, आप देख सकते हैं उसको, उनमें किस तरह लाइन का यूज हुआ है, 1922 में लिखी गई थी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्री वर्स का। और विटमैन का है लीव्स ऑफ ग्रास, इन्होंने ये फ्री वर्स में लिखा है 1855 में। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है फ्री वर्स का, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। और ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विच आर अनराइम्ड। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर तो मिलेगा देखने के लिए, ये तो सही है, लेकिन अनराइम्ड होंगी ये, राइमिंग नहीं मिल रही होगी उसमें, केवल आयम्बिक पेंटामीटर होगा, उसमें पेयर होगा लॉन्ग स्ट्रेस का और शॉर्ट का, कह सकते हैं अनस्टेड और स्ट्रेस्ड, ये पेयर तो मिलेगा आपको, और 10 लेवल होंगे उसमें, लेकिन अनराइम्ड होंगे बहुत तरह से। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई अर्ल ऑफ सूरी, और ये अर्ल ऑफ सूरी के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें आपने देखा है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जो 1667 में उसको लिखा था, कंप्लीट करके पब्लिश किया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स का। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को लिखा है 1805 में, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका ब्लैंक वर्स का। अब नॉम डे प्लम, बहुत अच्छा वर्ड है ये। नॉम डे प्लम किसके लिए होता है, ये पेन नेम के लिए होता है, उपनाम के लिए ये वर्ड यूज होता है, नेम डे प्लम।
अब आती है देखिए कैकाफोनी। कैकाफोनी को बोलते हैं हार्श वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड्स प्रोड्यूसिंग अ हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। ऐसे शब्द जिनसे कोई बेतुका मतलब एक ऐसी अनप्लीजेंट साउंड होती है जिसको कोई पसंद न करे उसे सुनना, तो उसे कहेंगे कैकाफोनी। ब्यूकोलिक। अब ब्यूकोलिक क्या होता है? द पोइट्स हु राइट पेस्टोरल पोइट्री। ऐसे पोइट जो एक देहात से रिलेटेड कविताएं लिखते थे उसे ब्यूकोलिक कहा जाएगा। आइडल की तरह ही है बिल्कुल ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या जानते हैं आप? द टर्निंग डाउनवर्ड ऑफ द प्लॉट इन ए क्लासिकल ट्रेजेडी। जब कोई ड्रामा होता है तो उसके एंड होते हैं एक डिनोमेंट से और दूसरा कैटास्ट्रॉफी से। तो कैटास्ट्रॉफी का एंड कैसे होता है? एक सैड न्यूज़ से होता है जो ट्रेजेडी होता है, और एक तरह से दूसरा है डिनोमेंट। तो डिनोमेंट का देखिए दिया है यहाँ पर, डिनोमेंट द अनरिवीलिंग ऑफ द प्लॉट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ द प्ले फाइनल रिसोल्यूशन इन प्ले और नोवेल। तो वो आपका डिनोमेंट कहलाएगा, तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है एपिथलमियन। तो एपिथलमियन क्या होता है वो भी आपको बता दें। एपिथलमियम जो एपिथलमियन कह रहे हैं उसको एपिथलमियम भी पढ़ते हैं। इज़ अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज। तो ये पोएम जो लिखी जाती है मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, शादी से रिलेटेड है। और सर फिलिप सिडनी ने ये एंड एडमंड ने इन्होंने इसी से रिलेटेड लिखा है वर्क को। तो ये एडमंड स्पेंसर ने तो ये लिखा है आपका एपिथलमियम, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ये भी है। तो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट लाइक टू शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।